स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे टारगेट गुरुकुल के। तो टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेकर के आया सेमेस्टर 4 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच। देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो यूनिट 1 के जो एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो अभी तक जिसने भी नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे विजिट कीजिए। और प्रीवियस वीडियो अगर आप सर्च भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। तो लखनऊ गुरुकुल के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपके एग्जाम की जो तैयारी है वो और भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है। क्या खास बात है, टारगेट गुरुकुल का एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे सेमेस्टर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। ओके, सेमेस्टर 4 है। ठीक है। सेमेस्टर का प्रिपरेशन अगर आपको करना है, इन जस्ट 199 रुपीज में एनरोल कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ते हो और आपको कोई क्वेरी आती है या फिर कोई डाउट होता है, तो आप जर्नल क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आपको यहाँ से इस वीडियो सेशन में कोई डाउट आता है, तो आप इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां पे जा करके आप ले लीजिएगा। इन केस अगर आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप कर सकते हैं, तो ये जरूरी है। तो हम लोग लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 16 पे मैंने खत्म करा था उस चीज को। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 वापस से पढ़ लेंगे और फिर हम बाकी सारे क्वेश्चंस फिर से करेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी पार्ट 2 की सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसीडर साइंस बिकॉज। देखो ध्यान दो, जब भी हम किसी चीज को साइंस बोलते हैं तो वहां पे एक वर्ड अटैच हो जाता है सिस्टमैटिक और लॉजिक। अब आपको इस पूरे एमसीक्यू में ऑप्शन में देखना है, जहां भी सिस्टमैटिक और लॉजिक लिखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आर्ट लिखा होता तो उसमें फिर नॉलेजेबल और जो वर्ड अलग से होते हैं, लाइक जैसे कि आर्ट हो गया, ठीक है, और कुछ काम करने का प्रोसेस हो गया, तो वहां पे हम आर्ट के अकॉर्डिंग टिक कर देते। कॉस्ट अकाउंटेंसी में साइंस की बात हो रही है तो हम लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में यूज करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। फिल इन द गैप्स में, गैप्स is a measurement of monetary term amount resource used for some purpose। ठीक है। अब मेजरमेंट, अब मैंने एक चीज बताई थी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें अच्छे से पता है, और जो मुझसे प्रीवियस बैच में पढ़ चुके हैं उनको भी पता है कि जब भी हम बात करते हैं मॉनेटरी टर्म की, तो हम बात कर रहे होते हैं पैसे की। और पैसे के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सारी चीजें पढ़ो, इसमें कॉस्ट आंसर निकल करके आएगा, क्योंकि कॉस्ट को हम मॉनेटरी टर्म में देखते हैं। जब भी आप कॉस्ट की बात करते हो तो आप मॉनेटरी टर्म में बात करते हो, इन एनी काइंड बात नहीं करते हो। कॉस्ट में अगर आप बोलो कि नहीं हमने कॉस्ट पे करी बाय द वे ऑफ चेक, तो वो भी एक मॉनेटरी टर्म है, एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से कॉस्ट जो है यहाँ पे कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा जो इंटायर क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, बिकॉज अगर आप शेयर करते हो तो हमारी रीच बढ़ती है, और रीच बढ़ने से क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ पाती हूँ। और जब मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ती हूँ तो मुझे एक आइडिया अलग से मिलता है कि ओके ठीक है, अभी स्टूडेंट का ये डाउट आया है, अब मुझे उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए किसी और तरीके से आपको समझाना चाहिए।
जब आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे एन नंबर्स ऑफ क्वेरी पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने वीडियो में एफर्ट लगाई है तो आप लोग भी उसमें एफर्ट लगा रहे हो। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, और लिटरली मैं बता रही हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम में आपके 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट भी रेडी हो जाते हैं। तो एक मतलब मुझे एक बूस्टअप मिलता है एवरी टाइम कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊं, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरी रीच बढ़ाओगे, बिकॉज अगर आप मेरी रीच नहीं बढ़ाओगे मैं बाकी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, और जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी तो मुझे वो आइडियाज नहीं आएंगे, वो बूस्टअप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली हेल्प द मैनेजमेंट इन। ठीक है, अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करता है। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो आपका मोर कंसर्न अबाउट दैट कि मैनेजमेंट को किस तरीके से हेल्प करता है। अगर सिर्फ ये लिखा रहता कि कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स इन, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता। बट मैनेजमेंट को क्या करना है, डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेते टाइम में उसके पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से, मेरे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स उन सभी को मालूम है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं मिली तो आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है, मैनेजमेंट सिस्टम उसका। तो हमें क्या चाहिए, अकाउंटेंट जो है ना वो ईमानदार हो, वो अपने काम के लिए भी ईमानदार हो। अब मान लो वो लेजी है, तो क्या उसके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से पास आउट होने में वो टाइम, या फिर वो सिनेरियो में वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये मायने रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, is that portion of expired cost resulting from productive usage of an asset। हमसे पूछ रहा है कि एक्सपायर्ड कॉस्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा एक खर्चा है, वो हमारा एक खर्चा है जिसके बारे में हम बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका आंसर बी, ऑप्शन बी राइट होगा। एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड। अब एक्सपायर्ड कॉस्ट किस में रिकॉर्ड करी जाती है, क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। 19 का आंसर आप कर चुके, 20 का आंसर करना बहुत इजी है। मैंने बोला एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्यों, क्योंकि लॉजिक है आपका, अगर एक्सपायर्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस माना जा रहा है, और एक्सपेंसेस हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। अब अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, जब आपके माइंड में एक्सपायर्ड कॉस्ट के बारे में पता चल गया है, तो अब अनएक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है, एक्सपायर्ड कॉस्ट आपके असेट से रिलेट करती है, बट वो एक्सपायर्ड हुई नहीं है तो वो असेट से ही रिलेट करेगी, which is related with balance sheet, asset related with balance sheet, and balance sheet ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next question, is that portion expired cost resulting decline in the service potential of asset generated no benefit of the firm। बोल रहे हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट हुई है, डिक्लाइन कर गया है और कोई बेनिफिट नहीं हुआ फर्म को, तो ये क्या होगा, तो ये लॉस कंसीडर होगा। जब सिंपल सी चीज है, आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट हो गई है, वो बेनिफिट क्रिएट नहीं कर सकती, तो अब वो लॉस में कंसीडर करी जाएगी। is a location, person, item, equipment of for which cost may be as certain or use of purpose of cost control। तो एक ऐसी लोकेशन, ठीक है, सेंटर को हम लोकेशन बोलते हैं, और रिलेटेड विद किससे, कॉस्ट से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर। आंसर इज ए।
कॉस्ट सेंटर इज मोर सुटेबल आंसर। 24 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें लिखा है इज अ सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी, ये एक सेगमेंट है एक्टिविटी का, रिस्पॉन्सिबल है बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करते हो तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि मैम बात कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट सेंटर फिर मायने रखता है, प्रॉफिट सेंटर मायने रखता है, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। एंड देन 25 is a small segment of activity or responsibility cost is accumulated, ठीक है। तो आपका सिंपली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉस्ट आपकी एक्यूमुलेट करी जा रही है, इकट्ठा करी जा रही है स्मॉल सेगमेंट में करके। स्मॉल सेगमेंट का मतलब कि हमने सो कॉल्ड जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग में अलग कॉस्ट खर्चा करी, प्रोडक्शन में अलग, मार्केटिंग में अलग, एडवर्टीजमेंट में अलग। तो यहाँ पे सेगमेंट करे गए स्मॉल स्मॉल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई है कि कॉस्ट को इकट्ठा करना है। ये काम किसका है? कॉस्ट सेंटर का काम होगा। सिंपल आपको इतना देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि कॉस्ट लिखा हुआ है तो कॉस्ट सेंटर हो गया। इसी तरीके से कॉस्ट सेंटर कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक फोरमैन, स्टोर कीपर एक्सेट्रा। तो अब हमको ये बताओ कि ये किस तरीके का अकाउंट है। तो इस सिंपली जब आप बात करते हो किसी पर्सन की तो वो पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करा जाता है, बिकॉज अगर आप बात कर रहे हो प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन रिलेटेड विथ प्रोडक्ट, प्रोसेस की प्रोसेस रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, एंड इम्पर्सनल इज रिलेटेड विद आपका इम्पर्सनल इन नेचर, लाइक कैश हो गया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, जिसका कि पर्सन से लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉस्ट सेंटर कॉन्सिस्ट ऑफ एलोकेशन आइटम इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ दीज, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या बताना है कि कॉस्ट सेंटर जो है वो आपका इक्विपमेंट और ग्रुप से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो भी मशीनरी होगी वो रियल अकाउंट में आएगी, इक्विपमेंट भी रियल अकाउंट होंगे, एंड रियल अकाउंट कैटेगराइज किस में करा जाता है? इम्पर्सनल में करा जाता है। तो आंसर इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इम्पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉस्ट सेंटर कॉन्सिस्ट ऑफ पर्सन और मशीन कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशन, सिमिलर ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो कॉस्ट सेंटर कैसा हो जाएगा आपका? ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर कहलाएगा, ठीक। कॉन्सिस्ट ऑफ अ प्रोसेस और कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोसेस से रिलेटेड, सिंपली आपको ऑप्शन में देखना है कहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट सेंटर लिखा है, एंड टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cost center undertaking the production of a product or conversion of raw material into finished goods। जब आप कोई भी प्रोसेस अपनाते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन जाता है, उस काम को बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। सेंटर लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड सर्विस, अदर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखो मेंटेनेंस का सर्विस दिया जा रहा है, पावर, अभी मैंने ये सारी चीजें बोली ना कि आपको सर्विस दिया जा रहा है, तो ये क्या है? सर्विस कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। इसे ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, इम्पर्सनल भी नहीं कहलाएगा, प्रोसेस भी नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें किससे? गुड्स से रिलेटेड हैं। और जब आप बात करते हो मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या सप्लाई की, तो वहां पे एक पर्सन अटैच होता है जो कि सर्विस देता है, तो वहां पे सर्विस कॉस्ट सेंटर हम इसको बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज। अभी देखो सेगमेंट करा गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे आप रेवेन्यू को जोड़ रहे हो किससे? आपका इनकम से, और कॉस्ट आई है तो वो किससे रिलेटेड हो गया? ये आपका रिलेटेड हो गया प्रॉफिट सेंटर से, बिकॉज ये दोनों ही चीजें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of is not true profit center segment responsible both रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 इससे रिलेटेड है, तो ये तो राइट हो गया। क्रिएटेड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यस, अगर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेजर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को। ईच प्रॉफिट सेंटर हैज प्रॉफिट टारगेट, नो, बिकॉज
प्रोसेस हो गया, इम्पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, यहाँ पे अपने अलग अलग पर्पस है, बट प्रॉफिट को टारगेट करना हमारा पर्पस नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है पर्पस। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, इट इज नॉट ऑटोनॉमस, ये भी राइट है, एवरीथिंग इज राइट। तो हमने यहाँ पे अप्रोक्स अभी तक क्वेश्चन 33 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। सेगमेंट और यूनिट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अकाउंटेबिलिटी और हायर अथॉरिटी फॉर परफॉर्मेंस फंक्शन असाइन टू कॉस्ट इनकर्ड इज, कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी हायर अथॉरिटी को लेकर के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहा जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मेजर करती मॉनेटरी टर्म में, तो हम उसको एक्सपेंसेस सेंटर कहेंगे। आउटपुट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉल्ड एक्सपेंसेस सेंटर। ठीक है, अप्रोक्स 35 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मैं इसके आगे आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करेंगे, उसमें हम लेकर के आएंगे, तो हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा लिए। तो आपने क्या करना है, पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 देखना है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही है। और दूसरी चीज, अगर आपने अगर यहाँ पे आप न्यू व्यूअर है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको डिटेल में पढ़ा सकूं। बिकॉज आपने, आपकी तैयारी मुझे पता कैसे चलेगी, कमेंट बॉक्स से पता चलेगी कि आपने कहाँ तक तैयारी कर रखी है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी वहां से हेल्प होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि नेक्स्ट लेक्चर मुझे किस चीज पे प्रिपेयर करना है। ये सीरीज चलती रहेगी आप कंटिन्यूएशन में, तो आप इसको जुड़े रहो आप मुझसे, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और अगर कोई क्वेरी है तो जर्नल नंबर दिया हुआ है, आप वहां से अपनी जर्नल क्वेरी को रेस कर सकते हो, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, ओरिएंटेड बैच। और अगर आप ये चाहते हो कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो हम यूट्यूब पे सच्ची में काफी मेहनत करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है या फिर जो आपके एमसीक्यू पैटर्न है आपको समझ में आ जाए, इससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब मैं आपको क्या बोलूंगी, ये टाइम है आपको स्टडी करने का। ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्रिपेयर ढंग से हो जाओगे तो एग्जाम तो आपका अच्छे से निकल ही जाएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो यहाँ पे इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे बूस्ट अप मिलेगा कि मैं आपके लिए न्यू न्यू लेक्चर्स लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच।